अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख़ हिंद की किस्त नंबर 2 में आप सबको खुश आमदीद। आज हम आपको हिंदुस्तान में कायम की गई मुग़लिया सल्तनत और पहले मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं सरप्राइजिंग फैक्ट्स उर्दू, तो चलें शुरू करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ में कुछ ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनका नाम और काम रहती दुनिया तक याद रखा जाता है। उनमें वो लोग काबिल ज़िक्र हैं जो किसी मुल्क, किसी कौम, किसी अदारे या किसी सल्तनत की बुनियाद रखते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बरसग़ीर पाक व हिंद में एक ऐसी मजबूत मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी जिसकी बाज़-ए-गश्त आने वाली कई सदियों तक सुनाई देती रही। यह शख्स अमीर तैमूर की औलाद में से है और इसकी माँ का शजरा नसब चंगेज़ ख़ान से जा मिलता है। दोस्तों, अमीर तैमूर और चंगेज़ ख़ान दोनों पे हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। लिहाजा जंगजू फितरत इस शख्स के खून में ही थी। यह शख्स ज़हीरुद्दीन बाबर था। बाबर 12 साल का था जब उसके वालिद सुल्तान उमर शेख मिर्ज़ा का इंतकाल हो गया और वह फ़रगाना का बादशाह बन गया, जो कि मौजूदा उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। बादशाह बनने के बाद बाबर ने समरकंद पर हमला किया, जो पहली बार तो नाकाम रहा, मगर दूसरी बार बाबर उसे फ़तह करने में कामयाब हो गया। अब बाबर उज़्बेकिस्तान के इलाकों फ़रगाना और समरकंद का हुक्मरान था, लेकिन उसके अपने रिश्तेदारों ने बगावत करके उसे वहाँ से निकाल दिया। तो फिर वो काबुल फ़तह करके अफ़गानिस्तान का हुक्मरान बन गया। इस दौरान बाबर ने हिंदुस्तान पर 4 हमले किए जो नाकाम रहे, लेकिन फिर वो तारीख़ी दिन आया। ये दिन 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का था। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर हरियाणा के शहर पानीपत में एक बड़ी जंग का मैदान सज रहा था। आज 2 बड़े ख़ानदानों और तारीख़ के 2 बड़े किरदारों की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला होना था। एक तरफ पठानों का लोधी ख़ानदान, जिसका सुल्तान इब्राहिम लोधी बादशाहत के इस सिलसिले का आखिरी ताजदार था, जिसे सलातीन दहली भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ मुग़लों का ज़हीरुद्दीन बाबर। इस जंग से कोई वापसी नहीं थी और कत्ल होने वाले हुक्मरान का मकबरा भी इसी शहर में बनाए जाने वाला था। अब बाबर वापस जाने के इरादे से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को फ़तह करने की नीयत से आया था। पाकिस्तान में जेहलम शहर से गुजरते हुए उसके लश्कर की आवाज़ें कई मील तक सुनाई दे रही थी और लोग डर कर अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं और खिड़कियों में से झांक रहे हैं, और वो देखते हैं कि आगे पीछे घोड़ों और फौजियों में घिरे हुए एक हाथी है, जिसके ऊपर एक खूबसूरत और खुश शक्ल नौजवान बैठा है, जिसकी शक्ल से उसकी जंगजू फितरत और बहादुरी झलक रही है। और एक आवाज़ आती है जो उस खुश शक्ल नौजवान के चेहरे पर बल ले आती है। ये आवाज़ थी उन मज़लूमों की जिसके साथ ज़हीरुद्दीन बाबर की फ़ौज ने ज़्यादती की थी और उनके माल मवेशी छीन लिए थे। बाबर ने फ़ौरन ज़्यादती करने वाले फ़ौजियों को कत्ल करने का हुक्म दिया और कुछ की नाकें कटवाने का हुक्म दे दिया, ताकि आइंदा कोई भी फ़ौजी आवाम के साथ ज़्यादती ना करे। और फिर ये काफ़िला आगे बढ़ गया। बाबर की फ़ौज में महज 12,000 फ़ौजी थे, जबकि दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की फ़ौज में 1,000 हाथी और 50,000 फ़ौजी थे। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो उसके दुश्मन ने कभी देखा भी नहीं था, और वो हथियार तोपें थी। पानीपत पहुंचकर बाबर ने अपनी फ़ौज को दाईं बाजू, बाईं बाजू और कल्ब यानी दरमियान 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, क्योंकि बाबर जानता था कि 12,000 फ़ौजियों के साथ इब्राहिम लोधी को शिकस्त नहीं दे सकेगा। लिहाजा उसने अपनी फ़ौज की दाईं तरफ वाले फ़ौजियों को पानीपत शहर की आड़ में खड़ा कर दिया और बाईं तरफ वाले फ़ौजियों के सामने खंदक खुदवा दी, और दरमियान वाली फ़ौज के सामने लकड़ी की बड़ी बड़ी गांठें रख दी और उनके पीछे तीर अंदाज़ों और बंदूक बरदारों को खड़ा कर दिया, और उसके पीछे अपना सबसे बेहतरीन हथियार यानी तोपें खड़ी कर दी। इब्राहिम लोधी ने फ़ौजियों को हकीर जानते हुए सामने से हाथियों के साथ हमला कर दिया और जवाबन बाबर ने तोपें चलवा दी, जिसकी वजह से हाथी डर कर उल्टे पाँव भागने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही कई फ़ौजियों को पाँवों तले कुचल दिया।
جب سلطان ابراہیم لودھی نے اپنی ہار کا یہ منظر دیکھا تو وہ اپنے خاص دستے کے ساتھ آگے بڑھا، مگر وہ بھی بابر کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکا اور مارا گیا۔ جب اس کی فوج کو ابراہیم لودھی کی موت کی خبر ملی تو وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑی ہوئی۔ بابر نے پانی پت کی پہلی لڑائی جیت کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم کر دی تھی، اور یہ سلطنت 300 سال سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ ہندوستان پر کسی بھی مسلمان خاندان نے اتنا عرصے تک حکومت نہیں کی جتنا مغلوں نے کی۔ بابر جیت چکا تھا اور شکرانے کے طور پر اس نے پانی پت میں ایک باغ لگایا تھا جسے کابلی باغ کہتے تھے، اور اس میں ایک شاندار مسجد بھی تعمیر کروائی جسے بابری مسجد کہا جاتا تھا۔ ابراہیم لودھی کو بھی بابر نے پانی پت میں ہی دفن کیا اور اس کی قبر آج بھی موجود ہے۔ پانی پت کی فتح کے بعد مال غنیمت کے ساتھ بڑی تعداد میں ہاتھی بھی بابر کے قبضے میں آئے۔ بابر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ دلی چلا آیا اور شہر میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے دربار پر حاضری دی۔ دہلی کے جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پھر بابر آگرہ پہنچا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے ہمایوں، جو بابر سے پہلے ہی آگرہ چلا گیا تھا، اسے کوہ نور پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوہ نور ہیرا گوالیار کے راجہ وکرماجیت کے خاندان کے پاس تھا۔ اس خاندان نے یہ کوہ نور ہیرا بابر کے بیٹے ہمایوں کو پیش کیا۔ بابر لکھتا ہے کہ اس ہیرے کی قیمت دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر ہے۔ جب ہمایوں نے یہ ہیرا بابر کے سامنے رکھا تو بابر نے یہ ہیرا ہمایوں کو ہی بخش دیا۔ بابر کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں۔ اب ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ بابر نے آگرہ پر تو قبضہ کر لیا تھا، مگر شہر کا قلعہ اور خزانہ ابھی بھی لودھی خاندان کے پاس تھا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ قلعے میں موجود تھی اور اپنے خاندان کو لیڈ کر رہی تھی۔ لودھی کی ماں نے قلعہ اور خزانہ بابر کے سپرد کرنے کے عوض اس نے اپنے خاندان کی مکمل سلامتی کی ضمانت اور 7 لاکھ روپے نقد کے ساتھ آگرہ کے باہر 1 میل دور اپنی رہائش گاہ کے لیے ایک محل اور اپنے تمام امراء کے لیے جاگیریں بھی مانگی۔ بابر نے یہ ساری شرائط مان لی اور یوں قلعے کے دروازے کھل گئے، اور یوں بابر شہنشاہ ہندوستان بن گیا۔ لیکن بادشاہ بننا ایک کام تھا اور پھر اس سلطنت کو سنبھالنا دوسرا۔ بابر کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں، بابر کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کس نے کی، اور بابر نے سکھوں کے بابا گرو نانک کو کیوں قید کر دیا؟ ان سب سوالات کے جواب ہم آپ کو تاریخ ہند کی قسط نمبر 3 میں دیں گے۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔